में सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद कि व्यवहारवाद क्या है और व्यवहारवाद की मूल विशेषताएं क्या हैं। इस अवधारणा पर एक समग्र दृष्टिकोण से विचार करेंगे। तो व्यवहारवाद कब उदय हुआ और विशेषकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में व्यवहारवाद का ज़्यादा बोलबाला देखा जा सकता है। और व्यवहारवाद मूलतः है क्या? एक तरह से परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां थी उनके प्रति एक असंतोष है व्यवहारवाद। हाँ, लेकिन व्यवहारवाद किस चीज पर बल देता है? व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति पढ़ने पर बल देता है। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को लागू करने पर बल देता है। व्यवहारवाद वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद आनुभाविक अध्ययन पर बल देता है। ये है व्यवहारवाद की मूल बातें। हो क्या रहा था? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद और साम्यवाद की दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं में संघर्ष की स्थिति बन रही थी। हालांकि व्यवहारवाद के उदय दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व जब चार्ल्स मेरियम की रचनाओं में व्यवहारवाद के उदय का सूत्रपात देखा जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा इसका जब बोलबाला हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जब पूंजीवाद और साम्यवाद की में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। तो जो पूंजीवादी कहते थे कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो अवैज्ञानिक है, और इसी प्रकार से जो साम्यवादी थे ये पूंजीवादी उदारवादी विचारधाराओं को अव्यवहारिक मानते थे। तो जो विशेषकर जो ये आंदोलन का जो उदय हुआ ये अमेरिका में हुआ। अमेरिका के राजवैज्ञानिकों का इसमें ज़्यादा योगदान था कि राजनीति विज्ञान को भी वो वैज्ञानिक बनाए। मूल कारण ये भी था कि इस विश्व युद्ध के दौर में राजनीति विज्ञान के राजनीति शास्त्रियों को का महत्व निर्णय निर्माण में बहुत कम था या नगण्य था, जबकि अन्य समाज विज्ञान के जो विद्वान थे उनसे निर्णय निर्माण में भागीदारी ली जा रही थी। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्वानों में एक क्षोभ पैदा हो गया था। तो इस कारण ये एक आंदोलन चला। राजनीति विज्ञान में भी ये अन्य समाज विज्ञानों से आया, क्योंकि अन्य समाज विज्ञानों का महत्व बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग हो रहा था। तो वास्तविक रूप में व्यवहारवाद तथा व्यवहारवादी क्रांति विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत एक ऐसा बौद्धिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य समाज शास्त्रीय चिंतन को अधिक आनुभविक, इंपेरिकल, प्रामाणिक और वैज्ञानिक बनाना है। ये था व्यवहारवाद की मूल बातें। अब देखिए, राजनीति विज्ञान में हम किसका अध्ययन पढ़ते हैं? परंपरागत रूप से हम राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के कार्य क्या हैं, राज्य कैसा होना चाहिए, यानी एक संस्थात्मक अध्ययन है। लेकिन राज्य है क्या, इस पे भी विचार करना चाहिए। राज्य एक संगठित समाज है, और समाज किससे मिलकर बना है? व्यक्तियों से मिलकर बना है। तो व्यक्ति और राज्य के संबंधों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में होता है। तो अब यहां पर क्या ज्यादा बल दिया गया है कि व्यवहारवाद में जो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है उसको मानव का प्रेक्षण योग्य व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि व्यवहारवाद में परंपरागत राजनीति विज्ञान में केवल संस्थात्मक संरचनाओं का अध्ययन हो रहा था कि राज्य कैसा हो, सरकार कैसा हो, सरकार के अंग कैसे हो, उनके काम क्या हो, उनके गुण क्या है, इनके दोष क्या है, परंतु और संविधान कैसा हो। परंतु जो व्यवहारवाद है उसने क्या कहा? उसने कहा कि इन संस्थाओं के अध्ययन के बजाय इन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन संस्थाओं में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। ये था व्यवहारवाद की मूल बात। तो हम देखते हैं मुख्य चीज़ें हमने व्यवहारवाद की यहाँ रखी हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से व्यवहारवाद क्रांति क्या है ये सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। व्यवहारवाद और व्यवहारवादी क्रांति विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत एक ऐसा बौद्धिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य समाज शास्त्रीय चिंतन को
अधिक आनुभविक, प्रामाणिक और वैज्ञानिक बनाना है। यानी सामाजिक विज्ञानों में ये अन्य सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इनमें ये आनुभविक पद्धतियों का प्रयोग पहले ही शुरू हो चुका था, इसलिए राजनीति विज्ञान ने भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो राजनीति विज्ञान में भी व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो आनुभविक का मतलब है कि जो हमारे अनुभव में आए, अनुभव का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसको हम तर्कों से प्रमाणित कर सकते हैं, जिसके बारे में कोई आत्मनिष्ठ कथन ना हो, जिसके बारे में कि हर व्यक्ति के अलग राय ना हो, ऐसा आनुभविक यानी जो वस्तुनिष्ठ हो, वैज्ञानिक हो, ऐसे अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। तो व्यवहारवाद का प्रमुख स्रोत प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवादी क्या मानते हैं कि प्रत्यक्षवादी प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों को सामाजिक विज्ञान के लिए अध्ययन में प्रयुक्त करना चाहते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या है? जैसे भौतिक विज्ञान, जैसे गणित, ये जो है इनमें जो चीज़ है जो है, जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो ऐसा नहीं वो ऊपर चली जाएगी, वो नीचे आएगी। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम है तो है, तो ऐसे ही इन्होंने ये कहा कि हम मानविकी विषयों में भी इसी प्रकार के निष्कर्ष निकालें जो सब जगह समान रूप से लागू हों, यानी इनको भी विज्ञान के समान सच्चे अर्थों में विज्ञान बनाया जाए। तो व्यवहारवाद का प्रमुख स्रोत प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवादी प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों को सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था में सुरक्षा, संतुलन, स्थायित्व में तकनीकी कुशलता लाना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी व्यवहारवादी यही करना चाहते हैं। तो रॉबर्ट डेल का मत है कि व्यवहारवाद पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत की इतिहासवादी, औपचारिकतावादी प्रकृति के विरुद्ध एक सफल विद्रोहात्मक आंदोलन है। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को इतिहास और विधि शास्त्र के घेरे से मुक्त करना है। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान की क्या कमी थी कि इसका अध्ययन मात्र ऐतिहासिक था, इसका अध्ययन मात्र औपचारिक था। तो ऐतिहासिक कैसे था? केवल ये भूत, भविष्य और वर्तमान। ऐतिहासिक यानी राजनीति, राज्य कैसा रहा है, इस पर अध्ययन किया जाता था। और तो उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, अध्ययन वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी राज्य कैसा है और उसमें निर्णय कैसे लिए जाते हैं। वस्तुतः व्यवहारवाद के द्वारा परंपरागत राजनीति सिद्धांत के एक अंग, आनुभविक अंग पर विशेष जोर दिया गया और आनुभविक पद्धतियों को राजनीति के अध्ययन और शोध का मुख्य आधार माना गया। चूंकि मैं ये कहता हूं कि व्यवहारवाद और परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है, ऐसा नहीं है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आनुभाविक अध्ययन नहीं हो रहे थे। आनुभाविक अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान में भी हो रहे थे। एक स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती कि इस स्थिति के बाद से व्यवहारवाद शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका बोलबाला ज्यादा हुआ, एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। लेकिन उससे पहले भी आनुभाविक और वैज्ञानिक शोध राजनीति विज्ञान में हो रहे थे। जैसे ब्राइस, जैसे कि चार्ल्स मेरियम, इनकी रचनाओं में व्यवहारवाद के तत्व देखे जा सकते हैं। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व ही, जब ये परंपरागत राजनीति विज्ञान, तो आनुभाविक परंपरागत राजनीति विज्ञान का अंग था। आनुभाविक अध्ययन एक तरह से उसमें भी हो रहे थे, तो अब इस पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। आर्थर बेंटले ने 1908 में शासन प्रक्रिया पर एक पुस्तक प्रकाशित की और मांग की कि राजनीति के लेखकों को अपना ध्यान राजनीतिक संस्थाओं के कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण से हटाकर, ध्यान दीजिए आप, बार बार आ रहा है कि परंपरागत अध्ययन कैसा था? संस्थात्मक अध्ययन था, कानूनी अध्ययन था, ऐतिहासिक अध्ययन था, और मात्र इस संविधान कैसा होना चाहिए, इन चीजों पर। तो इन्होंने कहा इन चीजों से ध्यान हटाकर समूह और समुदायों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित करना चाहिए। वो समूह चाहे राजनीति में हो, चाहे राजनीति के बाहर हो,
दबाव समूह जैसे, राजनीतिक दल जैसे, ये कैसे निर्णय लेते हैं? संसद में कोई कानून बनता है, जैसे आज किसान आंदोलन हो रहा है कि कृषि बिलों के खिलाफ, तो संसद ने कानून बनाया। संसद ने कानून बनाया, वो कैसे बनाया, क्या उसके पीछे मंशा है? और अगर संसद के कानून की मंशा सही है तो जो आंदोलन करा रहे हैं वो किस बात से प्रेरित होकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनका आंदोलन कैसा है? ये राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की विषय वस्तु है। डेविड एप्टर का विचार है कि व्यवहारवाद राजनीतिक ज्ञान और राजनीतिक कार्य में संबंध स्थापित करता है। कितनी अच्छी बात है कि जो हम राजनीतिक ज्ञान, पहले हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे परंपरागत राजनीति में, वो व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान नहीं था कि समाज में परिवर्तन कैसे हो, समस्याओं का समाधान कैसे हो, निर्णय कैसे लिए जाते, ये बात नहीं थी। लेकिन इसमें डेविड एप्टर कहते हैं कि जो हमारा राजनीति का ज्ञान कैसा होना चाहिए, जो हमारे राजनीतिक कार्य से संबंध स्थापित करता है, यानी राजनीतिक ज्ञान और राजनीतिक कार्य में संबंध स्थापित करना, और ये पता लगाता है कि राजनीतिक मतों का निर्माण कैसे होता है, राजनीतिक कुशलता कैसे प्राप्त होती है, और राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान लोग कैसे प्राप्त करते हैं, सामान्य लोगों की धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं और विचार प्रणालियां राजनीति के व्यवहार को किस प्रकार सार्थक रूप प्रदान करते हैं। यानी जो सामान्य लोग हैं वो राजनीति को या राजनीतिक सत्ता को सहमति किस प्रकार से देते हैं, ये व्यवहारवादियों का अध्ययन का विषय है। जैसे सामान्य लोगों की धारणाएं, विश्वास, मान्यताएं, विचार प्रणालियां व्यवहार को किस रूप में, राजनीतिक व्यवहार को सार्थकता प्रदान करते हैं, और यह भी व्यवहारवादियों का अध्ययन का गंभीर विषय है। और दूसरी ओर हमारा किस तरह समाजीकरण हुआ, यानी हम एक सक्रिय नागरिक के रूप में, नागरिक समाज के रूप में कैसे बदले, हम जिस समाज में रहते हैं उसके अंतर्निहित मूल्यों को किस प्रकार मन, वचन और कर्म से ग्रहण कर लेते हैं, अथवा हम जिस समाज द्वारा आरोपित आदर्शों और मूल्यों को कैसे और किस सीमा तक अस्वीकार करना चाहते हैं। इन सभी समस्याओं की जानकारी व्यवहारवादी लेखक हमें देना चाहते हैं। यानी वास्तव में क्या चीज़ है, समाज के मूल मान्यताओं और परंपराओं को किस सीमा तक तो हम अच्छा समझते हैं और किस सीमा तक हम उनसे दूर होना चाहते हैं। ये मतलब हमारे व्यवहार कैसा है उनके प्रति, ये व्यवहारवादियों के अध्ययन का विषय है। व्यवहारवाद स्वयं में राजनीति की कोई व्याख्या नहीं देता। ऐसा नहीं है राजनीति की कोई परिभाषा गढ़ता हो या राजनीति की कोई व्याख्या देता हो। ध्यान देना आप, ये बहुत महत्वपूर्ण, व्यवहारवाद को समझने का बड़ा सरल और सही ढंग से व्यवहारवाद की समझ यहाँ आप समझ सकेंगे कि व्यवहारवाद स्वयं में राजनीति की कोई व्याख्या नहीं देता है, यह केवल राजनीति के अध्ययन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है। ढांचा कि अध्ययन कैसे किया जाए, वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन किया जाए, यानी मनुष्य का व्यवहार, जो जैसे मनुष्य का जो व्यवहार है एक परिस्थिति में कैसा था। जैसे ब्राइस ने एक बात कही है कि मानव स्वभाव की प्रवृत्तियों में एक निरंतरता और समानता होती है, जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य द्वारा किसी एक समय पर किए जाने वाले कृत्यों के पीछे संभवतः उसी प्रकार के कारण हो सकते हैं जो भूतकाल में किए गए कृत्यों के पीछे थे, जो भूतकाल में किए गए कृत्यों के पीछे थे। मानव स्वभाव की प्रवृत्तियों में एक निरंतरता और समानता होती है। अब इस ब्राइस के इस कथन को आप अप्लाइड करेंगे तो आप देखिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ट्रंप उसमें हार गए, तो ट्रंप ने जो नीतियां अपनाई, जो दंगे फसाद अमेरिका में हुए, उसके कारण वहां की जनता ने उनको वोट नहीं दिया। तो अब आने वाले समय में
जो लोग हैं व्यवहारवादी वो ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की नीतियाँ समाज में विभाजन पैदा करती हैं और इस प्रकार की विभाजनकारी नीतियों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो ये घटना भविष्य के लिए एक संकेत होगी। ये उसके व्यवहार का अध्ययन है कि क्यों हारा चुनाव। तो ये व्यवहारवाद का विषय है। तो हाँ, हम पढ़ रहे थे जिसका प्रयोग करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिक अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसका? एक ढांचा, मतलब ये राजनीति की कोई व्याख्या नहीं देता, ये एक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसका प्रयोग करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिक अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस ढांचे को दो विशेषताओं के आधार पर हम पहचान सकते हैं। कैसा? पहला, अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है। दूसरा है अध्ययन की पद्धति क्या है। तो अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है? देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या हुआ करता था, जैसे संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया कर, मैं बार बार इसका प्रयोग आ रहा है कि संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। उदाहरण के लिए देखा जाता था कि किसी देश के विधानमंडल, कार्यपालिका या न्यायपालिका की रचना कैसे होती है, उसके कार्य क्या क्या हैं, उनकी कानूनी शक्तियों का सीमा क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है और उनका आपस में क्या संबंध है, और इन शासन की पद्धतियों में भी अगर कुछ गुण दोष हैं तो वो संविधान कैसा है। ये सब क्या था? एक तरह से मानकात्मक अध्ययन था, मानकीय अध्ययन था। मानकीय अध्ययन का मतलब होना चाहिए, जो इस बात पर बल देता है। परंतु यथार्थ के धरातल पर इन शक्तियों का प्रयोग कैसे होता है, यानी विधानमंडल, कार्यपालिका में यथार्थ के धरातल पर जो निर्णय लिए जाते हैं, जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ये कैसे होता है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो व्यवहारवाद ने फिर यही बात रखी कि कि अब ये बात आगे स्पष्ट होगी कि पहले केंद्रीय विषय क्या था? संस्थाओं का संरचनात्मक अध्ययन। अब व्यवहारवाद ने क्या बदला? जैसे उदाहरण के तौर पर जीए आलमंड और जीबी पावेल ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच। हिंदी में उसको कह सकते हो आप तुलनात्मक राजनीति एक विकासात्मक उपागम। में लिखा है कि व्यवहारवादी उपागम का सीधा सरल अर्थ यह है कि राजनीतिक भूमिकाओं के पात्रों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। यानी जो राजनीति में निर्णय लेने वाले हैं, राजनीति में निर्णय निर्माता हैं, उनके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। कानूनी मानकों की विषय वस्तु, विचारधाराओं और औपचारिक संस्थाओं पर उतना ध्यान ना दिया जाए और इनसे उतना ही सरोकार रखा जाए जहां तक भी राजनीतिक कार्यवाही को प्रतिबिंबित या प्रभावित करती है। बात समझ में आ गई? इससे दोनों बात स्पष्ट हो गई कि व्यवहारवाद में क्या ध्यान दिया जाए और क्या नहीं दिया जाए। यानी इसमें किस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो निर्णय निर्माता हैं, जो राजनीतिक भूमिकाओं के पात्र हैं। निर्णय निर्माता कौन हुए? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, नौकरशाह, ये जो लोग हैं राजनीतिक भूमिकाओं के पात्र, इनके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। और जो औपचारिक विषय हैं जैसे संस्थाएं, इन पर इतना ध्यान ना दिया जाए। ये था क्या? अध्ययन का केंद्रीय विषय। अब हम अध्ययन की पद्धति के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे कि अध्ययन की पद्धति कैसी होनी चाहिए। तो इसकी अध्ययन की पद्धति अंतर विषयक होनी चाहिए। अंतर विषय का मतलब राजनीति विज्ञान को, जैसे मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव के सामाजिक जीवन का कोई एक पक्ष नहीं होता, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पक्ष, उसके सामाजिक जीवन के अनेक पक्ष होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान को अपने अन्य विषयों से भी अध्ययन सामग्री को प्राप्त करना चाहिए, जैसे अर्थशास्त्र, जैसे समाजशास्त्र, तभी जाके तो वो सही ढंग से अध्ययन कर पाएंगे। तो राजनीति विज्ञान की यही अंतर विषयक है, यही अंतर अनुशासनात्मक उपागम है कि राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से जोड़ना। अंतर विषयक उपागम का सहारा लिया जाता है
अध्ययन पद्धति कैसी है? अंतर विषयक। इसके लिए राजनीतिक वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ तकनीकी वैज्ञानिकों के साथ साथ तकनीकों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रीय तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर भी बल देते हैं और मूल निरपेक्ष उपागम का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति एकदम जिसके फिक्स चरण हो, निश्चित चरण है कि सबसे पहले निरीक्षण किया जाएगा, निरीक्षण के बाद उसका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद फिर सामान्यीकरण किया जाएगा। सामान्यीकरण भी 2 विधियों से किया जाएगा। उस सामान्यीकरण के बाद जो निष्कर्ष है फिर भविष्यवाणी। इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के निश्चित चरण है जो प्राकृतिक विज्ञानों पर अपनाए जाए, उसी प्रकार से यहाँ भी अपनाए जाने चाहिए। तो और मूल्य निरपेक्ष का मतलब है जो शोध करता है वो अपने मूल्यों को अपने शोध से पृथक रखे। हाँ, तो वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद पर विश्वास करती है। प्रत्यक्षवाद जिसको हम, वही वैज्ञानिक जो है वही प्रत्यक्षवाद है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी का हमें अध्ययन करना चाहिए। अब इसमें 2 प्रकार के कथनों को मान्यता दी जाती है। पहला है अनुभव मूलक कथन और दूसरा है तार्किक कथन। अनुभव मूलक कथन यानी इंपेरिकल स्टेटमेंट, जैसे कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या अनुभव करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि सब मनुष्यों का अनुभव एक जैसा होता है, अतः हमें अपने अनुभव की पुष्टि और सत्यापन कर सकते हैं। दूसरा है तार्किक कथन, जैसे कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। इस कथन को सब मनुष्य सही समझते हैं, अपनी तर्क बुद्धि से इसकी पुष्टि करते हैं, अतः ऐसे कथन का सत्यापन भी किया जा सकता है। परंतु कोई वस्तु या बात उत्तम या सुंदर है, ऐसा कथन उपर्युक्त श्रेणियों से में किसी के अंतर्गत नहीं आता। तो बात ये हो गई। अब व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत या व्यापक सिद्धांत का निर्माण करना है, जिस प्रकार सिद्धांत का निर्माण प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। तो ये हो गया व्यवहारवाद का उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? एक सामान्य सिद्धांत या व्यापक सिद्धांत का निर्माण। और व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन को कहा जाता है। उन्होंने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के आधार व लक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। ये 8 है। नियमन, सत्यापन, तकनीकी का प्रयोग, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण या आदर्श निर्माण, व्यवस्थाबद्धीकरण, विशुद्ध ज्ञान और समग्रता। तो नियमन, व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार की सामान्यीकरण अथवा सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मतलब राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवहार का सामान्यीकरण और सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सत्यापन का मतलब है कि राजनीतिक व्यवहार के संबंध में एकत्रित की गई सामग्री को दोबारा जांच लें, उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को सत्यापन कहते हैं। तकनीकी के प्रयोग, आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता, वे समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से शुद्ध एवं परीक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है। परिमाणीकरण, उपलब्धियों के विवरण और आधार सामग्री को लिपिबद्ध करने तथा उसमें स्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। मूल्य निर्धारण व आदर्श निर्माण, नैतिक मूल्यांकन को हमें आनुभाविक व्याख्या से पृथक रखना चाहिए। व्यवस्थाबद्धीकरण, अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। सिद्धांत और अनुसंधान को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के 2 ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हों। यानी सिद्धांत और शोध दोनों में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शोध किसके कैसा हो? सिद्धांतोन्मुखी हो। सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक हो सकता है और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक रहेगा। वस्तुतः सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से अपृथकनीय हैं। विशुद्ध ज्ञान, राजनीतिक व्यवहार की समझ और व्याख्या के बाद ही इस ज्ञान को क्रियान्वित करना
चाहिए। समग्रता का अर्थ है व्यवहारवादियों की प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और इसका अध्ययन खंडों में नहीं करना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है। इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप हैं। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। तो ये था व्यवहारवाद की क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है और डेविड ईस्टन ने क्या क्या मान्यताएं रखी। ये थे व्यवहारवाद की बातें। तो व्यवहारवाद क्या हुआ? व्यवहारवाद एक आंदोलन है जो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधि से समेटने का प्रयास करता है और व्यवहारवाद का आशय है मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना। तो व्यवहारवाद की आधारशिला जो रखने का श्रेय है शिकागो स्कूल को जाता है और व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप में स्थापित करने का श्रेय चार्ल्स मेरियम को है। व्यवहारवाद का उद्देश्य हम देख चुके हैं। और व्यवहारवाद ने किन मान्यताओं का खंडन किया? व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम का खंडन किया। परंपरागत अध्ययन के उपागम का आते हैं ऐतिहासिक संस्थात्मक उपागम है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में मूल्यों के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। इसके उत्पत्ति के जो कारण हैं वो क्या है? व्यवहारवाद की उत्पत्ति में यूरोपीय समाजशास्त्रियों ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर और दुर्खीम जैसे विचारकों का प्रभाव है। क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद का आधार रखा, मैक्स वेबर ने नैतिक सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया, दुर्खीम ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद के संस्थापक थे। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद जो है कि दुनिया में किसी भी वस्तु का तभी तक झुटलाया जा सकता है जब तक उसके विपक्ष में कोई प्रमाणिकता उपलब्ध हो जाए। जैसे काले कौवे के विपक्ष में सफ़ेद कौवा आ जाए तभी कह सकते हैं कि कौवा काला भी होता है और सफ़ेद भी होता है। तो इस प्रकार ये जो व्यवहारवाद का मूल कारण थे, जैसे प्रत्यक्षवाद हो गया। अब व्यवहारवाद की कमियों पर भी कर लेते हैं हम विचार। देखो, व्यवहारवादी अति तथ्यवाद के शिकार हो गए जो मानवीय के विषयों में नहीं चल पाया। व्यवहारवादी किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे। व्यवहारवादियों का अध्ययन समय के अनुसार भी प्रासंगिक भी नहीं हो सका, इसलिए इसकी कमियां उजागर हो गई। परिणाम स्वरूप डेविड ईस्टन ने स्वयं 1969 में व्यवहारवाद का संशोधन किया और उत्तर व्यवहारवाद का आधार रखा। इतना ही।